हमने आइसोबैरिक प्रोसेस तक इस लेक्चर के पिछले लेक्चर में आइसोबैरिक प्रोसेस तक बताया था। आइसोबैरिक प्रोसेस में ये बताया था कि वहां पर आइसोबैरिक यानी समतापीय प्रक्रम, उसमें क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। उसके सारे चीजें बता दी हैं, अगर रिपीट कर सकते हैं पर टाइम का वो होता है, इस वजह से पिछला रिपीट नहीं कर पाते, आप रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे कि वहां पर जो जो भी बताया था हमने, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहने की वजह से सीपी आ जाता है, सीपी आने की वजह से फर्स्ट थर्मोडाइनमिक सिस्टम में डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी लेकर वहां पर पहले मेयर्स फॉर्मूला प्रूव करते हैं, सीपी इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। मेयर्स फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पर। आइसोकोरिक प्रोसेस पे हम आते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, पहले तो हमें एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेना होगा, बिना इसके काम नहीं चलने वाला। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इस यूनिट में क्या है, इस चैप्टर में ही गैस का मूवमेंट कराया, पिस्टन लगाया। अब हमें यहाँ पर तो हीट का एक्सचेंज होगा ना आइसोकोरिक में, और आइसोकोरिक यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम, आयतनिक आयतन यानी कि V कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट हो गया। V कांस्टेंट होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। V कांस्टेंट, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, ओके, इतनी सारी चीजें चेंज होगी। टेम्परेचर चेंज होने से क्या आता है, ये तो सबको पता है। टेम्परेचर चेंज होने से इंटरनल एनर्जी आती है। V कांस्टेंट हो गया, यानी कि अब तो हमारा dW आने वाला नहीं, यानी जीरो हो जाएगा। dW क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि V कांस्टेंट हुआ तो dV भी जीरो, dV जीरो, जिसकी वजह से वॉल्यूम के चेंज होने से ही हमारा वर्कडन आता था, और वर्कडन अब आएगा ही नहीं। प्रेशर के चेंज होने से कोई वो नहीं होता है, बस पिस्टन का आउटसाइड जाना, पिस्टन का ऊपर नीचे आना, बस टेम्परेचर की वजह से ऊपर नीचे करने से टेम्परेचर भी इससे रिलेटेड रहता है। यानी फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल की बात करें, सॉरी, आइसोकोरिक, बार बार वही याद है, कोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम remains constant, यानी हमारा सिस्टम का जो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी जीरो, यानी V कांस्टेंट dV जीरो, V कांस्टेंट dV जीरो, dV जीरो हो गया। तो सेकंड पॉइंट में या इसी पॉइंट में या सेकंड पॉइंट में बात कर लें तो dW इज इक्वल टू PdV आता है। अब dV जीरो तो ये भी जीरो, वर्क डन जीरो हो गया। फोर्थ पॉइंट में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आएगा ही। तो dW जीरो हो गया, पहले तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, dQ इज इक्वल टू du प्लस d। हमने इसी वजह से स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत जगह यूज होगा, हर जगह आ रहा है क्योंकि यही पढ़ ही रहे हम लोग। तो dQ इज इक्वल टू du, ये तो जीरो हो गया, तो बराबर किसके हो गया, यानी कि चेंज इन हीट इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, चेंज इन हीट, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। आगे फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में बात ये करेंगे कि dQ इज इक्वल टू mc/dt। अब हमारा क्या है, कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है ना, तो जैसे ही V कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट तो CV आएगा, CV आ रहा है, यानी कि हम dQ इज इक्वल टू mc/dt ये लगाएंगे, क्योंकि T का भी तो चेंज हो रहा है तो dt भी आएगा, यानी यहाँ दिखा सकते हैं T चेंज भी हो रहा है, T चेंज होने की वजह से ही हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। dQ इक्वल्स टू, क्योंकि dQ किसके बराबर है, du के, m 1 रहेगा हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में,
थर्मोडाइनमिक्स में C की जगह CV, dt की जगह dt। तो फॉर्मूला क्या आएगा, du इज इक्वल टू CV dt। एक फॉर्मूला ये आ गया यहाँ से, du इज इक्वल टू CV dt, या फिर CV को हम यहीं रख के हम निकाल सकते हैं du अपॉन में dt, ये भी तो निकाल सकते हैं। और CP से भी तो निकाल सकते थे, CP की बराबर CP क्या आता था, dq आ जाएगा, dq अपॉन dt आएगा CP वाले में। तो CV अपन CP माइनस CV की जगह ये भी रख सकते हैं। फॉर्मूला बहुत जगह से क्रिएट होगा, तो ये फॉर्मूला हमेशा हम लोग को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। हर एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है। पूछा कैसे जाएगा कि जैसे कि ये V कांस्टेंट हो गया तो हमारा क्या आता है, V कांस्टेंट होने पर हमें दे दिया ये वो है, तो CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हिंदी में इसको बोले तो स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, मतलब फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स पॉइंट में यही होगा कि स्मॉल वर्क डन dw जीरो है तो टोटल वर्क डन भी तो जीरो ही आएगा। तो बस इतनी सी बात है इस प्रोसेस में, बस इतना ही था। इसके अलावा और कुछ रह ही नहीं गया। आगे इलास्टिक कांस्टेंट इसमें आएगा नहीं, बस इसके आगे दो ही प्रोसेस में इलास्टिक कांस्टेंट है हमारे। कौन कौन से प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जहां पर ईटी के नाम से आता था ए, और आइसोबैरिक प्रोसेस में यानी ईएस के नाम से आया गामा पी। ये याद रखने वाला पॉइंट है और याद होना भी चाहिए। गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। अगले टर्न पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि सबको ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है सबके पास, तो थोड़ा करके भी देख सकते हैं सभी लोग। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम बता देते हैं क्या होता है कि इसमें हर एक चीज़ चेंज होती है, हर एक चीज़, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है। इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हर एक चीज़ चेंज होती है, लेकिन लिमिट के हिसाब से। ये नहीं कि बहुत तेजी से चेंज हो रही है, थोड़ा चेंज होता है। तो यही चीज इसमें बस थ्योरी थोड़ा सा लिखना है, बस इतना ही है। इसके अंदर चेंजमेंट ही लिखनी है। कार्नोट का इंजन जो आइडियल इंजन था, उसके बाद में पहले हीट इंजन पढ़ाएंगे, फिर कार्नोट का इंजन, तभी हीट कार्नोट इंजन समझ में आएगा। चलिए फिर